पंजाब के मोगा में अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथ ही बात करेंगे उस एनएसए एक्ट के बारे में जिसके तहत इसे गिरफ्तार किया गया है, कानून कब बना था और इसके तहत जब गिरफ्तारी होती है तो क्या क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि रविवार को यानी संडे के दिन अमृतपाल की गिरफ्तारी हो गई और उसे गिरफ्तार किया करके जो कानून लगाया गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए। अब अगर कोई व्यक्ति एनएसए के तहत गिरफ्तार होता है तो इस बात की जो तस्दीक है वो सबसे पहले कलेक्टर लेवल का अधिकारी करता है। बाकायदा कई सारी रिपोर्ट्स बनाई और पेश की जाती हैं। इसके आधार पर साबित होता है कि इस व्यक्ति का जेल में रहना जरूरी है, वरना ये गंभीर अपराध को अंजाम दे सकता है और इससे समाज और कानून को खतरा है, कानून व्यवस्था को खतरा है। कुल मिलाकर यह कानून अपराध होने से पहले सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति दे देता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं विराग गुप्ता, वो बताते हैं कि एनएसए का कानून संसद में 1980 में पास किया गया था, 1980 में। और इस कानून को बनाने के पीछे की एक खास वजह यह थी कि जो हमारे संविधान के अनुसार रूल ऑफ लॉ है यानी कानून का शासन है, उसके तहत दो बातें आती हैं। पहला तो यह है कि किसी की बेवजह गिरफ्तारी होनी नहीं चाहिए और दूसरा यह कि गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। ये बातें सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी कही गई हैं। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं उसमें सरकार को संविधान के आर्टिकल 22 अनुक्रम 3 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर भी दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि 42 साल हो चुके हैं इस कानून को बने हुए और इसे इंदिरा गांधी ने बनाया था एनएसए कानून को। 1881 की अगर हम बात करें तो उस वक्त अंग्रेज सरकार ने, क्योंकि तब ब्रिटिश शासन था, बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का एक एक्ट बनाया था। इसमें भी अपराध होने से पहले गिरफ्तार की व्यवस्था थी। और 1919 में एक रॉलेट एक्ट भी आया था, आपने पढ़ा होगा अगर आपने इतिहास पढ़ा है, जिसमें ट्रायल की व्यवस्था तक नहीं की गई थी। मतलब हिरासत में लिया गया शख्स कोर्ट जा ही नहीं सकता था और इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान ही वो जो जलियांवाला बाग कांड आप पढ़ते हैं वो रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रहा था। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आए थे और 31 दिसंबर 1969 को इस एक्ट की जो समय अवधि थी खत्म हो रही थी। तभी 1971 में इंदिरा गांधी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी MISA मीसा लेकर आई। 1975 में इमरजेंसी के दौरान इस कानून का राजनीतिक विरोधियों के दमन के लिए बहुत सख्ती से इस्तेमाल हुआ, जिसके बारे में हम और आप पढ़ते रहे हैं अखबारों में और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हमने देखी हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब इस कानून को 44वें संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया। फिर इंदिरा गांधी जनवरी 1980 में प्रधानमंत्री बनी और उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 के दिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए पास करवाया, वही कानून जिसके तहत अभी अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। और 27 दिसंबर 1980 को उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, उनकी मंजूरी के बाद ये एनएसए या जिसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका कहते हैं, ये उसके रूप में जाना जाने लगा। अब 4 ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से किसी पर एनएसए लगाया जाता है। पहला तो यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के मामले में कानून व्यवस्था को खतरा हो। पड़ोसी देशों के साथ संबंध हो इस मामले में। चौथा, भारत की सरहदों की सुरक्षा के मामले में। ये 4 मामले हैं। अब एनएसए अमृतपाल पर क्यों भारी पड़ेगा और उसे कितने समय तक जेल में रहना पड़ेगा? आमतौर पर कहा जाता है कि 3 महीने तक लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। इसकी अधिकतम अवधि 1 साल भी हो सकती है, यानी अमृतपाल को भी 1 साल तक बिना सुनवाई के जेल में रखा जा सकता है।
इसके ऑर्डर का पुलिस से कोई लेना देना नहीं होता। यह प्रशासनिक आदेश होता है जो डीएम या कमिश्नर द्वारा पास किया जाता है। इसको कंफर्म करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है, यानी जिस शख्स पर एनएसए लगाया गया है वो सही है या नहीं। इस बोर्ड में भी 3 सदस्य होते हैं। इनमें से एक रिटायर्ड जज होते हैं, जिसके बारे में संविधान के आर्टिकल में पहले से ही प्रावधान है। और कई रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि अगर सरकार एक बार किसी पर रासुका या एनएसए लगाती है तो सामान्यतः एडवाइजरी बोर्ड भी उसे कंफर्म कर ही देता है। अमृतपाल की अगर बात कर लें तो एनएसए के साथ साथ उस पर अपहरण और हत्या के प्रयास जैसे मामले भी दर्ज हैं। अब और इतने समय से तो वो फरार था, भाग रहा था, पुलिस उसकी पकड़ने की कोशिश कर रही थी और पुलिस के साथ भी उसकी गाड़ियों की टक्कर हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। अब सवाल ये कि अमृतपाल एनएसए लगने के बाद कर क्या सकता है। अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगने के साथ ही अपहरण और हत्या के प्रयास जैसे मामले भी लगे हुए हैं, दर्जनों मामले हैं। अब अमृतपाल जो है वो बाकी मुकदमों में तो जमानत की अपील कर सकता है और मुकदमे भी लड़ेगा। हालांकि एनएसए के केस में वो ये अपील कर सकता है कि जिला कलेक्टर ने जो एनएसए लगाया है वो गलत है। अगर इस पर सुनवाई हो जाती है तो बच सकता है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। एनएसए के तहत गिरफ्तारी आईपीसी या सीआरपीसी कानून के तहत नहीं होती। ऐसे में इसमें जमानत का प्रावधान भी नहीं होता, यानी क्रिमिनल कोर्ट के सामने जमानत की अर्जी देने के बारे में कोई भी नियम बताया नहीं गया है। इस मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में संविधान के आर्टिकल 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर करके अदालत से ही हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण या किसी अन्य के तहत राहत की मांग की जाती, यानी बहुत ज्यादा कोई आसार नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर ये सरेंडर कर देता अमृतपाल, तो सरेंडर और गिरफ्तारी में इसमें क्या फर्क होता है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता? तो जब पुलिस को गिरफ्तार करती है पुलिस किसी को, तो कई बार सर्च वारंट होने पर बरामदगी भी होती है। बरामदगी अवैध असलहों की हो सकती है, दूसरे किसी सामान की हो सकती है। कहा जा सकता है कि कुछ ऐसा सामान इसके पास से पकड़ा गया जो कि नहीं होना चाहिए था और आगे चलकर इसका सबूत के तौर पर उस मामले में इस्तेमाल भी हो सकता है। वहीं जब कोई अपराधी सरेंडर करता है तो उसमें रिकवरी नहीं होती। सरेंडर करने से कई बार कोर्ट का रुख भी नरम रहता है कि भाई अपराधी सामने से आया, उसने कहा मैं सरेंडर कर रहा हूं, और उसमें कहा जाता है भाई इसने सरेंडर किया है, इसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसके मन में आपराधिक भावना नहीं है, वो खुद ही कानून के पास आया है। कानून किसी के पीछे जाकर उसे दबोचे तो वो गिरफ्तारी होती है, और कोई खुद कानून के पास आ जाए ये बताने के लिए कि जी मुझसे गलती हो गई या मैं अब अपने आप को हवाले करता हूं, तो वो एनकाउंटर माफ कीजिएगा वो सरेंडर हो जाता है। और एक बात ये भी कही जाती है, एनकाउंटर निकल गया मुझसे, तो सरेंडर नहीं करें तो कई बार एनकाउंटर का खतरा भी रहता है। अब सवाल यह कि अमृतपाल को पंजाब से करीब 3000 किलोमीटर दूर असम में क्यों रखा गया है। अमृतपाल को सुरक्षा के नजरिए से असम के डिब्रूगढ़ जेल में लाया गया है, क्योंकि पंजाब में रहने पर इसके पक्ष में आंदोलन हो सकते हैं और राज्य में फिर कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है, और यही वो कारण है इसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है। अब असम में एक तरह से देखा जाए तो खालिस्तान समर्थन का कोई आधार नहीं है, लिहाजा वहां पर जेल ब्रेक होने की आशंका बहुत कम है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन असम में संख्या ना के बराबर है, इसलिए वहां रखा गया है। तो कुल मिलाकर मेरी आपको जो कोशिश थी वो यही बताने की थी। ये सारी जानकारी मैंने आपको कुछ समाचार पत्रों में छपे आर्टिकल्स के हवाले से दी है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि हमारे मंच पर आ रहे बहुत सारे सवालों के जवाब मैं इसी तरह देता रहूं। बहुत सारे लोग अमृतपाल की गिरफ्तारी हो गई, अब क्या होगा, इस तरह के सवाल पूछ रहे थे, तो उम्मीद है कि मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए होंगे। बहुत ज़्यादा उसके पास आसार नहीं है बचने के, और कम से कम साल भर तक तो अंदर रहेगा, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। और किसी भी इस तरह के असामाजिक तत्व की गिरफ्तारी या उसका पुलिस के हिरासत में होना इस बात को बताता है कि ये बहुत से उन लोगों के लिए संदेश है जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देना चाहते हैं। तो हमारे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति सही बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। आगे और किन मुद्दों पर आप चाहते हैं मुझे सुनना, वो भी बताते रहिए, ताकि मैं आप तक वो सारे मुद्दे लेकर आता रहूं जिन्हें आप मुझसे सुनना, समझना या जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।